टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। कल हमने इमेसिस ग्रेविडम और हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के बाद एक नया टॉपिक चालू किया था, शुरू किया था एबॉर्शन के नाम से। एबॉर्शन को यूनानी में इस्कात कहते हैं, एबॉर्शन को हिंदी में गर्भपात कहते हैं, और इंग्लिश जो है वो एबॉर्शन है। ठीक है। एबॉर्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। एबॉर्शन किस किस वजह से हो जाता है ये पढ़ा था। और कितनी तरह के एबॉर्शन होते हैं, मतलब नॉर्मली जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स नहीं, नॉर्मली कितने होते हैं। ठीक है जी, ये कल हमने पढ़ा था। आज आप पेज नंबर 797 पर, आज आप पेज नंबर 797 पर, यानी कि 797 पे, 797, 797 पे खोल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे 797, 98, 99, 800, 801, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये पेज हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था एबॉर्शन को, तो एबॉर्शन के बारे में हमने जाना था कि एबॉर्शन वो हालत है जब के गर्भ, यानी कि फीटस या एम्ब्रॉय जो है समय पूर्व खत्म हो जाए, खराब हो जाए, गिर जाए, यानी कि प्रेगनेंसी का खराब हो जाना, जाय हो जाना, समय पूर्व खराब हो जाना, जाय हो जाना एबॉर्शन कहलाता है। ठीक है। अब एबॉर्शन में मेन मेन सी दो ऐसी चीजें हैं, एबॉर्शन में मेन मेन सी दो ऐसी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। एक एबॉर्शन है स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो अपने आप हो जाए, खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, उसमें मतलब कोई अमल दखल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अमल दखल मतलब अनचाहे हो जाए। जो स्पॉन्टेनियस होता है वो अनचाहा भी होगा, खुद ब खुद भी हो रहा है। और एक होता है चाहने से किया हुआ एबॉर्शन। ठीक है, यानी कि जानबूझकर किया हुआ एबॉर्शन। जो जानबूझकर किया हुआ एबॉर्शन होता है उसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। और वो एबॉर्शन जो कि अनचाहा या खुद ब खुद, अनचाहा भी कहेंगे इसी को, और खुद ब खुद यानी कि स्पॉन्टेनियस भी इसी को कहेंगे, क्योंकि करना नहीं चाहता, वो खुद ब खुद हो गया था स्पॉन्टेनियसली। ठीक है। और जिसको ब इरादा अपनी मर्जी से किया जाए उसको इंड्यूस्ड कहते हैं। ठीक है जी। अब जो खुद ब खुद हैं उसकी टाइप, जो जानबूझकर है यानी कि सोच समझकर है, उसकी सिर्फ एक टाइप है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। भाई जिसको जानबूझ करके किया जा रहा है उसकी सिर्फ एक टाइप है। उसको, उसमें थोड़ा सा लीगल तरीके हैं, कानूनी मामले हैं। ठीक है, उसको मैं सबसे बाद में लूंगा, उसको सबसे बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन पढ़ेंगे साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से कराया जा सकता है, यानी कि कानून क्या कहता है, भारत का जो कानून है, इंडिया की जो नियम है, जो संविधान है, वो इसके बारे में क्या कहता है, वो भी हमें इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। और जो अनचाहे हैं उसमें तो देखिए वो तो अनचाहे हैं, गैर गैर मर्जी से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे जो अनचाहे हैं यानी कि स्पॉन्टेनियस हैं, जो खुद ब खुद हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो खुद ब खुद एबॉर्शन हो रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन एक एबॉर्शन की टाइप है। इसको यूनानी में इस्कात गैर कामिल कहते हैं। कामिल कहते हैं पूरे को, कामिल किसको कहते हैं, पूरे को कामिल कहते हैं। गैर कामिल जो पूरा ना हो यानी कि आधा अधूरा हो। इस्कात गैर कामिल यानी कि ऐसा इस्कात, ऐसा एबॉर्शन जो कि आधा अधूरा हो। ठीक है, इनकम्प्लीट हो, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। ये सबसे ज्यादा होने वाला एबॉर्शन होता है, पहली बात, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आ जाता है कि सबसे ज्यादा एबॉर्शन कौन सा होता है, तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन। ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम क्या होगा, बच्चा ठहरने के बाद जो प्रेगनेंसी चलती है। एम्ब्रॉय पहले 8 हफ्ते तक एम्ब्रॉय होता है, 2 महीने तक, उसके बाद वो फीटस कहलाता है। तो एम्ब्रॉय हो या फीटस हो, अगर गर्भ यानी कि हमल यानी कि बच्चे का कुछ हिस्सा जो है वो यूट्रस से बाहर आ जाए, यानी कि गिर जाए, और कुछ हिस्सा यूट्रस में ही रह जाए, कुछ हिस्सा जो है खराब हो गया, ठीक है, गिर गया, यूट्रस से वेजाइना से बाहर गिर गया, और कुछ हिस्सा जो है यूट्रस के अंदर ही है,
ठीक है। लेकिन जब ऐसा होगा, जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एम्ब्रॉय का कुछ हिस्सा अगर, या एम्ब्रॉय का या फीटस का कुछ हिस्सा अगर खराब हो गया है, गिर गया है, ब्लीडिंग हो गई है, तो जाहिर सी बात है बच्चा तो खत्म हो गया। ठीक है। तो कुछ हिस्सा गिर जाए और कुछ हिस्सा अंदर रह जाए यूट्रस में, इस तरह का जो एबॉर्शन होता है उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है। इसको फर्टिलाइज्ड ओवम यानी बच्चे, एम्ब्रॉय या फीटस का कुछ हिस्सा मादर रहम, मादर कहते हैं माँ को, रहम कहते हैं यूट्रस को, मादर रहम यानी कि गर्भ या यूट्रस से बाहर निकल जाता है, जबकि कुछ हिस्सा रहम यानी कि गर्भ यूट्रस में अंदर रह जाता है। गर्भपात के इस टाइप को इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा यही एबॉर्शन होता है। साइन एंड सिम्टम्स यानी कि इसकी निशानियां क्या क्या होंगी? जी, निशानी ये होगी कि महिला की वेजाइना से फ्लैशी मांस निकलने की शिकायत करती है। महिला बताएगी कि उसको कोई चीज गिर गई थी, मांस सा कुछ गिरा था, खून के कुछ लोथड़े से कुछ धब्बा सा, कुछ मोटा मोटा सा कुछ गिरा था। पहली जो कंप्लेन रहेगी वो ये रहेगी। दूसरी क्या होगी? पर वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि वेजाइना के जरिए से ब्लीडिंग होगी। ठीक है। तीसरे क्या है? लोअर एब्डोमन में, पेडू में, नीचे की तरफ जो है, नाक के नीचे जो है, कोली की पेन यानी कि मरोड़ वाला दर्द होगा। ठीक है। और सर्विक्स का जो इंटरनल ऑस होता है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये इस तरह की ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती है कि आधा बच्चा गिर गया, आधा अंदर है यूट्रस में, उसके बावजूद भी इस तरह के जो एबॉर्शन होते हैं इनमें ऑस ऑफ सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स का मुंह होता है ना, इंटरनल ऑस, वो बंद रहता है। कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन में सर्विक्स का जो ऑस है, इंटरनल ऑस है, वो ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा? क्लोज रहेगा। जी। यूट्रस का जो साइज है वो परगनेंट यूट्रस के मुकाबले में कम हो जाता है। यूट्रस का जो साइज है बमुकाबला, अपेक्षाकृत उस यूट्रस के जो के गर्भ को रखे हुए है, कम हो जाता है। यानी कि जितना साइज नॉर्मली होना चाहिए एक गर्भ धारण किए हुए यूट्रस का, उतना नहीं रहता, यूट्रस का साइज जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फीटस या एम्ब्रॉय का कुछ हिस्सा जो है वो खराब हो जाता है, जाया हो जाता है, यूट्रस से बाहर निकल जाता है। तो इस हालत में जाहिर सी बात है कि यूट्रस का साइज तो वो कहीं ना कहीं कम होगा ही। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यूट्रस से कुछ हिस्सा जो है एम्ब्रॉय या फीटस का, बच्चे का, बाहर निकल गया है। परेशानियां क्या क्या आ सकती हैं, क्या क्या आती हैं? सेप्सिस, जिसको आम जबान में सेप्टिक कह देते हैं। ठीक है। चूंकि कुछ अंदर हिस्सा रह गया है, अब जो अंदर रह गया है वो सड़ेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे, इन्फेक्शन होगा, तो सेप्टिक हो सकता है। दूसरा क्या? सेप्सिस हो सकता है। दूसरा क्या है? तेजी से खून बहना, परफ्यूज ब्लीडिंग। ठीक है। परफ्यूज ब्लीडिंग क्यों? क्योंकि यूट्रस में जो हिस्सा अंदर रह जाता है, यूट्रस ये चाहता है कि इसको किसी तरीके से बाहर निकाल दे। अब यूट्रस क्या करता है? उसमें कॉन्ट्रेक्शन करता है। साथ में क्या करता है? यूट्रस जो है नेचुरली, कुदरती तौर से, प्राकृतिक तौर से अपने आप ही रब की तरफ से कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है कि यूट्रस क्या करता है? ब्लीडिंग छोड़ देता है। ठीक है। ब्लीडिंग छोड़ देता है ताकि इस बिल्डिंग में जो भी अंदर है वो इस बिल्डिंग में बह के बाहर निकल जाए। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं निकले, निकल भी सकता है, बहुत अच्छी बात है अगर निकल जाए, नहीं निकले तो फिर ब्लीडिंग होती रहती है। अगर मान लीजिए नहीं निकल रहा है जो अंदर है, तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग ही होती रहेगी ना। यूट्रस ब्लीडिंग क्यों छोड़ रहा है? ताकि जो अंदर यूट्रस में चिपका हुआ है वो किसी तरीके से निकल जाए। लेकिन अगर वो नहीं निकल रहा है तो सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, तो परफ्यूज ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। प्लासेंटा का कुछ भाग अंदर रह सकता है, जिसको प्लासेंटल पॉलिप भी कहते हैं। ठीक है। प्लासेंटल पॉलिप यानी कि प्लासेंटा का कुछ भाग अंदर रह सकता है। ठीक है जी। मैनेजमेंट क्या है, इलाज क्या है इसका? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, इंजेक्शन मिथार्जिन यानी कि एर्गोमेट्रिन लगाते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये लगाते हैं। अगर 12 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी थी, यानी कि 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो डी एंड ई, डी फॉर डी फॉर डायलेटेशन एंड ई फॉर इवाकुएशन, डी एंड ई के जरिए से इसको साफ कर देते हैं जो अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। डी एंड ई के जरिए से, अगर 3 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी थी, तो उसको डी एंड ई के जरिए से जो भी अंदर बचा खुचा है उसको क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। डायलिटेशन एंड इवाकुएशन। ठीक है। ये जिस तरीके से आमतौर से डीएनसी बोला जाता है,
ठीक है, वो डायलेटेशन एंड क्योरेटेज होता है। ठीक है, डायलेटेशन चौड़ा करना, एंड इवाक्युएशन से जो है इसको साफ कर देते हैं, डायलेटेशन एंड ई के जरिए से। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी जो है 12 हफ्ते से ज्यादा की थी, तो जाहिर सी बात है, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से बाद की थी, तो स्केलेटन फॉर्मेशन भी हो। चौथे महीने में क्या होता है, स्केलेटन फॉर्मेशन हो जाता है, हड्डियां मजबूत होने लग जाती हैं। तो इस सिचुएशन में डी एंड ई से तो काम नहीं चलेगा, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि उसको ऐसे ही साफ कर दें। अब जो हड्डियां बनने लग रही हैं, या डेवलपिंग है, बन रही हैं, उनको जो है एक तरीके से नॉर्मल तो वो नहीं अपनी जगह छोड़ेंगी। तो उस सिचुएशन में फिर क्या करते हैं, अगर 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, तो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाकर उसको, जो भी फीटस होता है, फीटस जो होता है उसको डिलीवर्ड करा देते हैं, पैदा करा देते हैं। अगर 3 महीने से कम की है तो डीएनई के जरिए से क्लीन हो जाएगा, और अगर ज्यादा का है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर उसकी डिलीवरी करानी पड़ेगी इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाने के बाद। ठीक है, ये जो काम होते हैं ये एक महिला चिकित्सक के होते हैं। एक नर्स की जो इसमें ड्यूटी होती है वो सहयोग की होती है। एक वरिष्ठ महिला चिकित्सक जो कि स्पेशलिस्ट है, ये उसका काम है, डी एंड ई भी उसका काम है, और इस तरह की जो डिलीवरी है ये भी उन्हीं का काम है। एक नर्स की जिम्मेदारी है कि वो एक लेडी डॉक्टर को, एक वरिष्ठ वरिष्ठ महिला चिकित्सक को, स्पेशलिस्ट को इसमें सहयोग करे। ठीक है जी। अब क्या है कंप्लीट एबॉर्शन, आपने इनकम्प्लीट एबॉर्शन पढ़ लिया, अब कंप्लीट एबॉर्शन पढ़ लीजिए। देखिए, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट आधे अधूरे को बोलते हैं, इसी तरीके से कंप्लीट किसको बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं। ठीक है, जब पूरा का पूरा फीटस या एम्ब्रॉय जो भी था, 2 महीने तक का एम्ब्रॉय होता है, उसके बाद का फीटस होता है, पूरा का पूरा एम्ब्रॉय या पूरा का पूरा फीटस ही अगर बाहर आ जाए, ठीक है, तो उसको कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। ऐसा एबॉर्शन जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है, यानी बच्चा, जिसको फीटस या एम्ब्रॉय भी हो सकता है, 2 महीने तक एम्ब्रॉय, उसके बाद फीटस का पूरा हिस्सा ही यूट्रस से बाहर आ जाए, यानी इस फीटस या एम्ब्रॉय बच्चा ही बाहर आ जाए, उसे कंप्लीट एबॉर्शन या इसकाते कामिल कहते हैं। कामिल के मैंने पूरे के होते हैं, मैंने बताया, इसको कंप्लीट एबॉर्शन या इसकाते कामिल कहते हैं, जब पूरा का पूरा ही बच्चा बाहर आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, कंप्लेन क्या होती है, माँ की हिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले तो माँ बताएगी कि कोई भारी भारी सा, कोई मांस सा जो है वो गिरा था। ठीक है, इस तरह की कंप्लेन रहेगी, कुछ गिरा था भारी भारी सा मांस सा, मांस का लोथड़ा सा, कुछ इस तरह का गिरा था। फ्लेशी मांस, खून, पानी सा वेजाइना के रास्ते से बाहर आता दिखाई देता है, इसकी हिस्ट्री महिला देती है। यानी कि जो गर्भवती महिला थी, ठीक है, या मरीजा थी, या मरीजा है, वो बताएगी, क्या बताएगी, कि कुछ भारी भारी सा मांस का टुकड़ा सा, लोथड़ा सा कुछ गिरा था। ये हिस्ट्री रहेगी। उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट एबॉर्शन होने के बाद, ठीक है, कंप्लीट एबॉर्शन होने के बाद पर वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि वेजाइना के जरिए से जो ब्लीडिंग आती है वो रुक जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जो है आप अंडरलाइन कर लेना, ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरह के पॉइंट पूछ ले जाते हैं कि कंप्लीट एबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग आती है या रुक जाती है। कंप्लीट एबॉर्शन के बाद वेजाइना से आने वाली ब्लीडिंग रुक जाती, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि अंदर कुछ बचता ही नहीं, सारा साफ हो जाता है। ठीक है, जब अंदर कुछ बचता नहीं तो यूट्रस को कुछ बाहर धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती ना, फिर वो ब्लीडिंग छोड़ता। ब्लीडिंग यूट्रस कब छोड़ता है, ब्लीडिंग यूट्रस तब छोड़ता है जब अंदर जो है ना कुछ कंसेप्शन हो, कुछ भी बच्चे से संबंधित अंदर हो, तो यूट्रस क्या चाहता है कि ब्लीडिंग छोड़ दो, और ये ब्लीडिंग में बह के निकल जाएगा बाहर। यूट्रस की ऐसी नेचुरली यूट्रस काम करता है। अब जब अंदर होता ही नहीं तो यूट्रस को जो है कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता, कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं करने पड़ते, कॉन्ट्रेक्शन भी खत्म हो जाते। कॉन्ट्रेक्शन यानी कि जो बच्चेदानी है वो फैलती और सिकुड़ती है, जो मूवमेंट करती है बच्चे, उसको, जो भी अंदर है उसको निकालने के लिए, जब अंदर कुछ रुकता ही नहीं तो कॉन्ट्रेक्शन भी खत्म हो जाते हैं, और यूट्रस जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। नॉन ग्रेविड यूट्रस, नॉन ग्रेविड यूट्रस उस यूट्रस को बोलते हैं जो जिसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, यानी कि बच्चे नाम की कोई चीज जिसमें होती ही नहीं है, उसको नॉन ग्रेविड। तो जो यूट्रस होता है वो नॉन ग्रेविड यूट्रस की तरफ बढ़ता चला जाता है, यानी कि उसका जो साइज है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर से सब कुछ साफ हो चुका होता है। ठीक है जी। तो इसमें ध्यान रखना है कि कंप्लीट एबॉर्शन के बाद ज्यादातर ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। जी हाँ,
ज्यादातर जो है वो दर्द भी खत्म हो जाता है, कंप्लीट एबॉर्शन के बाद दर्द खत्म हो जाता है। हल्का फुल्का सा मरोड़ हो सकती है, लेकिन दर्द भी खत्म हो जाता है। अगर एग्जाम में आए दर्द खत्म हो जाता है या नहीं, तो आप लिखोगे कि दर्द खत्म हो जाता है, और जो ब्लीडिंग है वो भी रुक जाती है। आफ्टर एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन मरीज करेगी, जो महिला चिकित्सक हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ महिला चिकित्सक हैं, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अगर वो मतलब एक तरीके से एग्जामिन करेंगी, तो क्या क्या देखेंगे? नंबर एक क्या है, यूट्रस का जो साइज वो फील करेंगी। तो वो क्या करेंगी कि वो नॉर्मल यूट्रस की तरफ, नॉन ग्रेविड यूट्रस की तरफ आ रहा है, यानी कि यूट्रस की जो जो शेप है वो छोटी होती जा रही है। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हो जाता है, यानी कि यूट्रस एक नॉर्मल यूट्रस की जैसा, जैसे कि मतलब अगर्भ, अगर्भ यूट्रस, यानी कि ऐसा यूट्रस जो कि जिसके अंदर गर्भ नहीं है। तो यूट्रस जो है मतलब वो एक नॉर्मल यूट्रस की कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या है? भाई इलाज तो इसका कुछ भी नहीं है, एक तरीके से नॉर्मली जो समझते हैं आप, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो था वो साफ हो गया। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि एक तो इन्फेक्शन होने का चांस रह जाता है, क्योंकि बच्चेदानी में बहुत जोर पड़ता है ना, तो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज है, कई बार क्या होता है, पूरा बच्चा तो निकल जाता है, लेकिन कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली अंदर रह जाती है। ठीक है, जो कंप्लीट एबॉर्शन है, कंप्लीट का मतलब ही ये है कि पूरा का पूरा बच्चा बाहर निकल जाता है। लेकिन पूरा का पूरा बच्चा तो बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि कोई मेम्ब्रेन अंदर रह जाती है। और अगर कोई मेम्ब्रेन अंदर रह जाती है, तो फिर वो जो है सेप्टिसीमिया की तरफ मरीज को ले जा सकती है। तो इसलिए, ठीक है, सबसे पहले क्या कराते हैं, मरीज का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। कोई भी एबॉर्शन का केस हो, एक्स वाई जेड कोई भी, सबसे पहले मरीज का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, तो उसको क्यूरेट करके निकाल देते हैं। उसकी मतलब क्यूरेट करके, डी एंड सी करके उसको निकाल देते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद जो है मरीज को रिलीज कर देते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है एडमिट कर लेते हैं, नहीं दिक्कत होती उसको घर भेज देते हैं। ओरल मेडिसिन पे मरीज चल सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके अंदर क्या है, क्योंकि जो कंप्लीट एबॉर्शन होता है, पूरा का पूरा बच्चा जब साफ होना होता है, तो ऐसे थोड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ खून भी बहा होगा, क्योंकि नॉर्मली भी जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो कितना खून जाया होता है? 500 ml खून, आधा लीटर खून निकल जाता है एक महिला का। और जब सिजेरियन होता है, उसमें 1 लीटर खून जाया हो जाता है। ये मेडिकल मेडिकल के मापदंड हैं। ठीक है, ये मेडिकल के मापदंड है। तो जाहिर सी बात है, जबकि बच्चा जो है, बच्चा जब एक तरीके से गिर रहा है, तो पूरा बच्चा गिर रहा है, तो ब्लड तो खराब हुआ होगा, ब्लड तो जो है परफ्यूज हुआ होगा, ब्लड तो निकला होगा। तो जब ब्लड निकला होगा, उस कंडीशन में जो है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड ज्यादा बह गया हो। तो अगर ब्लड ज्यादा बह गया है, ब्लड बहुत ज्यादा बह गया है, तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून चढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कराया, मरीज का अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड के बाद क्या कराया? अल्ट्रासाउंड के बाद कराया मरीज का सीबीसी। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि पूरा हीमोग्राम, जिसमें यह पता चल जाता है कि बच्चे के माँ के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, टीएलसी कितनी है, डीएलसी कितनी है, प्लेटलेट कितनी है, और बाकी और बहुत सी जांचें इसमें होती है। मेन मेन जो जांचें होती है वो ये होती हैं। और इसका कराने की वजह ही ये होती है कि अगर ब्लड जो है वो मतलब कम है, तो फिर ब्लड चढ़ा दिया जाए। और अगर ब्लड चढ़ाएंगे, तो ब्लड चढ़ाने से पहले जाहिर सी बात है, ब्लड ग्रुप की जांच कराने की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है जी। और अगर थोड़ा बहुत खून ही बहा है, ज्यादा खून जो है लॉस नहीं हुआ, ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ, तो आयरन की टेबलेट दे सकते हैं, आयरन का सिरप दे सकते हैं, आयरन के कैप्सूल दे सकते हैं। या आयरन सुक्रोज के जो इंजेक्शन लगते हैं, जो 5 ml वाले, और 5 ml वाले जो इंजेक्शन आते हैं, 100 ml एनएस में डाल के लगा देते हैं। कई डॉक्टर जो है वो 500 ml एनएस में डाल करके लगाते हैं, 2 4 इंजेक्शन वो लगा देते हैं, जितने से हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ जाए वो लगा देते हैं। अगर ज्यादा मतलब एक तरीके से हेमरेज हुआ है, ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो फिर तो ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, यानी कि खून चढ़ाना पड़ेगा। और अगर हल्का फुल्का हुआ है, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। उसके अंदर क्या होगा, फिर आयरन को जो है कैप्सूल से, टैबलेट से, सिरप से, या फिर इंजेक्शन फॉर्म में लगा करके जो है उसको पूर्ति कर देते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस की दृष्टि से भी। अगर माँ जिसका कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है, ठीक है, जिसका कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है, अगर वो माँ, ठीक है जी, उस माँ का ब्लड ग्रुप आर एच निगेटिव है। आर एच निगेटिव का मतलब क्या होता है? ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव या ओ निगेटिव। मतलब अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो याद रखा जाए, एबॉर्शन होने के 24 घंटे के भीतर भीतर, 24 घंटे के अंदर अंदर इंजेक्शन एंटी डी लगता है। इंजेक्शन एंटी डी लगता है जी। ये हुआ हमारा कंप्लीट एबॉर्शन। उसके बाद आ जाते हैं हम थ्रेटेंड एबॉर्शन के पास। थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या चीज है जी? थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंदर एग्जाम की दृष्टि से कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन एक अकेला एबॉर्शन है जिसमें बच्चे को बचाया जा सकता है। थ्रेटन्ड एबॉर्शन एक अकेला एबॉर्शन है जिसमें बच्चे को बचाया जा सकता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग जो है वो कहीं से भी आ सकती है। ब्लीडिंग होगी लेकिन बच्चा जो है वो लाइव होगा, जिंदा होगा। ठीक है, होता क्या है, कई बार इसमें बच्चा अपनी थोड़ी बहुत जगह छोड़ देता है, कई बार जगह नहीं छोड़ता। तो दवाइयों से और ट्रीटमेंट से उस बच्चे को, उस प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है जी। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन एक वाहिद अकेला ऐसा अबॉर्शन है जिसको बचाया जा सकता है। यह अबॉर्शन की वह टाइप है जिसमें अबॉर्शन शुरू हो जाता है लेकिन बच्चे को, प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है, यानी गर्भावस्था को जारी रखा जा सकता है। यह अबॉर्शन की सिर्फ एक टाइप है। तो यहाँ सवाल क्या बनता है, अबॉर्शन की वो टाइप जिसमें बच्चे को बचाया जा सकता है, प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है, कौन सी है? तो वो थ्रेटेंड अबॉर्शन है जी। अब थ्रेटेंड अबॉर्शन की साइन एंड सिम्टम, निशानियां क्या होंगी? ठीक है, वेजाइना के जरिए से हल्की फुल्की ब्लीडिंग आएगी। मिस्ड एबो सॉरी इनकम्प्लीट एबॉर्शन और एबॉर्शन एबॉर्शन कंप्लीट एबॉर्शन में हमने क्या देखा था? उन दोनों एबॉर्शन में हमने देखा था, वो ठीक है, कंप्लीट में भी और इनकम्प्लीट एबॉर्शन में हमने क्या देखा, उनमें हमने देखा था कि फ्लैशी मास। फ्लैशी मास का मतलब क्या होता है? मांस का कोई लोथड़ा, मांस का कोई टुकड़ा की कंप्लेन करेगी एक गर्भवती महिला, वो कहेगी कि मुझे लगा है कि कोई जो है मांस का टुकड़ा सा गिरा है। लेकिन इसमें थ्रेटेंड एबॉर्शन में फ्लैशी मास नहीं बताएगी। ठीक है, इसमें क्या कहेगी, हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग आई है, कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए हैं। ठीक है, सुबह के टाइम ब्लड आया था या किसी भी टाइम ब्लड आया था, ब्लड आने के बाद रुक गया था, हल्का फुल्का सा ब्लड आया। तो जो इस तरह के जो अबॉर्शन होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में ब्लड तो नहीं आता, महीने तो नहीं आते, तो प्रेगनेंसी में महीने आने का मामला सही भी नहीं होता, उसको गलत समझा जाता है। तो इस तरह का जो एबॉर्शन होता है, यानी कि जिसमें हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग आ गई, साथ साथ बच्चा अंदर लाइव होता है, जिंदा होता है, प्रेगनेंसी सही चलती होती है, तो ये जो कंडीशन है इसको थ्रेटेंड एबॉर्शन बोलते हैं। और ये एक अकेली कंडीशन है जिसमें बच्चे को बचाया जा सकता है जी। जब ब्लीडिंग होगी, दर्द नहीं होगा। ठीक है जी, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है लेकिन ज्यादातर दर्द नहीं होता। ब्लीडिंग होने के बाद भी एम्ब्रो या फीटस, बच्चा जिंदा होता है। एग्जामिनेशन करने पर क्या होता है, जब एग्जामिनेशन अगर किया जाए, पहली बात तो याद रखा जाए, ऐसे कंडीशन में जबकि प्रेगनेंसी हो, आप सभी बच्चों को इन चीजों का ध्यान रखना है। जबकि किसी गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी है और उसने ब्लीडिंग कह दिया, उसको कभी भी पीवी मत करना। ठीक है, उसको कभी भी पीवी मत करना। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जो करते हैं वो एकदम मत करना। सबसे पहले जितना जल्दी हो उसका अल्ट्रासाउंड कराओ। क्योंकि अगर मान लीजिए उसको ब्लीडिंग हुई, और ब्लीडिंग किस वजह से हुई, ब्लीडिंग अगर मान लीजिए उसको प्लासेंटा प्रीविया की वजह से हो रही है, और आपने जो उठा के पीवी कर दी, तो वो तो ब्लीडिंग बेतहाशा परफ्यूज ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी मरीज। तो जब भी अगर प्रेगनेंसी पे खून आ जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में कभी भी पीवी नहीं करनी चाहिए डायरेक्ट। सबसे पहले क्या करो, उसका अल्ट्रासाउंड कराओ। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में कंडीशन जानो क्या है, उसके बाद कोई फैसला करो। तो जो जो है सबसे पहले अल्ट्रासाउंड। उसके बाद क्या होता है, जब पीवी की जाती है, तो जो थ्रेटेंड अबॉर्शन है इसमें पीवी करने के बाद क्या होता है, इंटरनल ओस क्लोज होता है, बंद होता है जी। यूट्रस का जो साइज होता है उतना ही होता है जितना कि गर्भवती का होना चाहिए, क्योंकि हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग ही तो आई है, बच्चे का कोई हिस्सा थोड़ा ही गिरा है। ठीक है, ये कोई इनकम्प्लीट एबॉर्शन थोड़ा ही है, बल्कि हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग आई है। तो यूट्रस का साइज इतना ही होता है जितना कि एक गर्भवती महिला का उस समय होना चाहिए।
सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, नरम होता है। जी, इलाज क्या है? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद सीबीसी, सीबीसी कराते हैं, जिसमें हमें जो है हीमोग्लोबिन का पता लग जाता है, टीएलसी का पता लग जाता है, डीएलसी का पता लग जाता है, ठीक है जी। और जी प्लेटलेट्स का पता लग जाता है, और कई चीजों का पता लग जाता है। उसके अलावा क्या करते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक करते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि भाई पेशाब का तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, कहीं जो है ब्लीडिंग जो आ रही है वो कहीं यूरेथ्रा से तो नहीं आ रही है, पेशाब के रास्ते से तो नहीं आ रही, हम समझ लें कि वेजाइना से आ रही है, ठीक है। और हो रहा हो कि जो ब्लीडिंग है वो यूरेथ्रा से आ रही हो, इतना हाई यूटीआई हो गया कि जो पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग आ जाए, हम समझ रहे हैं कि वो बच्चे की तरफ से आ रही है, तो पेशाब की जांच में इसमें जरूरी हो जाती है यूरिन का, जो पेशाब का जो है रूटीन माइक्रोस्कोपिक कराते हैं। और पेशाब की जांच कराने का तरीका ये होता है कि ताजा पेशाब भेजना चाहिए। जैसे ही मरीजा यानी कि जो गर्भवती महिला है वो पेशाब करे, उसको फौरन भेजना चाहिए, उसमें जो है देरी नहीं करनी चाहिए। एचसीजी वीडीआरएल की जांचें करानी चाहिए, ठीक है जी। एचसीजी और वीडीआरएल, यानी वीडीआरएल जो है ये सिफिलिस वगैरह वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये करानी चाहिए। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर 25 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा हो तो एम्ब्रॉय और फीटस जिंदा होता है। ये बहुत ज्यादा बारीकी की बात है, ठीक है। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल को चेक कराते हैं, उसमें अगर ये 25 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा है तो ये माना जाता है कि एम्ब्रॉय या फीटस जिंदा है। लेकिन हमारे पास जो है इतनी जल्दी इतना मतलब ये जांच करा सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि हम इस पे जो है मतलब इतनी बारीकी से जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड ही कराएंगे, बाकी फिर सारी जांच करा सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं, रिपोर्ट टाइम टू टाइम आती रहेगी। जी ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? मरीजा को बिस्तर पर लेट कर रहना चाहिए, पहली बात, क्योंकि जिस जहां से भी ब्लीडिंग आई है, भाई ब्लीडिंग जो है मान लीजिए कैपिलरीज ब्लीडिंग आई है, कहीं से कोई छोटी मोटी रगें खुल गई हैं, या प्लासेंटल ब्लीडिंग आ गई है, ठीक है, या अम्बिलाइकल कोर्ड से ब्लीडिंग आ गई है, या बच्चे के ही कहीं से ब्लीडिंग आ गई है, तो ब्लीडिंग कहीं भी आ गई है, सबसे पहले क्या है, रेस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, रेस्ट। रेस्ट में क्या है, आराम, ताकि जो गर्भवती महिला है वो आराम करे। मरीजा को तसल्ली, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि मरीजा जो है, जो हामला है, जो गर्भवती महिला है, कई बार बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि मेरा बच्चा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको समझाया जाए कि ऐसा हो जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अगर आरएच निगेटिव अगर है तो उसको एंटीडी जो है 24 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए, और 2 से 3 हफ्ते तक जो है संभोग बंद कर देना चाहिए। 2 से 3 हफ्तों के लिए सेक्स बंद कर देना चाहिए। वैसे तो मेरा ये मानना है कि पूरी गर्भावस्था जो है वो सेक्स बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है। पूरी गर्भावस्था में सेक्स जो है वो बंद कर देना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में 2 से 3 हफ्ते तक सेक्स नहीं करना चाहिए, किताबी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि 2 से 3 हफ्ते तक लिखा हुआ है किताब में, क्योंकि किताब जो है वो एक प्रैक्टिकल लिखी हुई है, एक तरीके से मतलब जो बात लिखी हुई है। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस में पूरे के पूरा टाइम ही बंद कर देना है एहतियातन, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं मतलब सेक्स करने की वजह से ब्लीडिंग आ रही हो, तो ना फिर सेक्स होगा और ना इस तरह की ब्लीडिंग मतलब कंप्लेन आएगी। तो अच्छा यह है कि पूरी गर्भावस्था ही सेक्स ना किया जाए। जी। और गर्भावस्था में सेक्स करने का जो एक मतलब जो एक तरीका है वो ये है कि पहले 3 महीने और आखिरी 3 महीने, इनमें सेक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, मना होता है, इनमें सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि पहले 3 महीने चूंकि जो गर्भ होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, वो बहुत कमजोर होती है, उसको इतना मजबूती से नहीं पकड़ी होती, इतनी अच्छे से सेटलमेंट नहीं होता उसका। और जो आखिरी 3 महीने होते हैं, ठीक है, चूंकि बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका होता है, तो जब प्रेगनेंसी में सेक्स किया जाएगा उस कंडीशन में, तो हो सकता है सेक्स करने के दौरान बच्चे को जो है धक्का लग जाए, बच्चे को जो है झटका लग जाए, और बच्चा का अगर सिर नीचे की तरफ है तो हो सकता है बच्चे के सिर में ही चोट लग जाए, ठीक है। तो इसलिए पहले 3 महीने में सेक्स नहीं करना होता है और आखिरी के 3 महीने में सेक्स नहीं करना होता है। बीच के 3 महीने में सेक्स कर सकते हैं एहतियात के साथ, लेकिन अच्छा ये है, एहतियातन ये है कि पूरी गर्भावस्था ही सेक्स ना किया जाए, ठीक है जी। और अगर थ्रेटन्ड एबॉर्शन की कंडीशन है, ब्लीडिंग आ जाए, फिर तो बिल्कुल मना कर देना चाहिए। किताब में जो है वो 2 से 3 हफ्ते लिखा हुआ है। जी। मुख्य बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित क्या है, थ्रेटन्ड एबॉर्शन को ज्यादातर प्रेगनेंसी में बच्चा जिंदा रहता है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अगर थ्रेटन्ड एबॉर्शन में ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, या ब्लीडिंग नहीं रोक पा रहे हैं, या दवाई नहीं मिल पा रही है गर्भवती को किसी वजह से, अगर वो अपना इलाज नहीं करा पा रही है, डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, थ्रेटन्ड एबॉर्शन की उस कंडीशन में थ्रेटन्ड एबॉर्शन जो है वो इनविएटेबल एबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इनविएटेबल एबॉर्शन क्या है उसको इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है जी। अगर थ्रेटन्ड एबॉर्शन के बाद बच्चा फीटस गर्भ में ही खत्म हो जाए तो मिस्ड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन में बदल जाता है। देखिए, थ्रेटन्ड एबॉर्शन हुआ, एबॉर्शन के बाद जो इलाज विलाज नहीं हुआ, या इलाज भी हुआ लेकिन परेशानी ज्यादा थी और बच्चा जो है माँ के गर्भ में ही खत्म हो गया, माँ के गर्भ के अंदर ही, ठीक है, तो वो मिस्ड एबॉर्शन होगा। और अगर ब्लीडिंग जो हो रही थी वो ज्यादा बढ़ जाए, अगर जो ब्लीडिंग हो रही थी थ्रेटन्ड एबॉर्शन में, जो चंद कतरे चंद बूंदे दिखाई दी थी, अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसको जो है फिर इनविटेबल एबॉर्शन बोलेंगे। इनविटेबल एबॉर्शन, ठीक है जी। और जितने भी एबॉर्शन है इनमें केवल थ्रेटन्ड एबॉर्शन ही एक ऐसा एबॉर्शन है जिसमें बच्चे को बचाया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अब आ जाइए आप इन्वेटेबल एबॉर्शन। इन्वेटेबल एबॉर्शन जिसको अभी हमने जाना है कि थ्रेटन एबॉर्शन में अगर ब्लीडिंग ना रुके तो वो इन्वेटेबल एबॉर्शन में चेंज हो जाता है। अब इन्वेटेबल एबॉर्शन क्या है? इन्वेटेबल एबॉर्शन में बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। इन्वेटेबल एबॉर्शन पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। प्रेगनेंसी को जारी नहीं रखा जा सकता, इसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है जी। साइन एंड सिम्टम क्या है, निशानियां क्या क्या हैं? वेजाइना के जरिए से ज्यादा खून आता है, लोअर एब्डोमेन यानी कि पेडू में दर्द होता है, ठीक है। शॉक ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि ज्यादा खून बहने की वजह से माँ जो है वो शॉक की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। एग्जामिनेशन क्या है? अगर पीवी करेंगे, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्विक्स का अगर पीवी करके देखेंगे, हालांकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन अगर मान लीजिए हमें पता लग गया है कि प्लासेंटा प्रीविया नहीं है, और अगर पीवी करके देख रहे हैं तो ओस जो है वो खुला हुआ मिलेगा, यानी कि बच्चेदानी का जो है वो खुला हुआ मिलेगा, इंटरनल ओस जो है वो ओपन मिलेगा, ठीक है। यूट्रस और थ्रेटन्ड एबॉर्शन में ओस जो है वो क्लोज होता है और यहाँ पे जो ओस होता है वो ओपन होता है। यूट्रस जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत तेजी से ब्लड और दूसरी चीजें निकलनी शुरू हो जाती है, निकलती है। अब मिस्ड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन देखिए, मिस्ड एबॉर्शन जो है इसमें भी एबॉर्शन हो जाता है, इसमें बच्चा खत्म हो जाता है लेकिन ब्लीडिंग ब्लीडिंग कुछ नहीं दिखाई देती, ठीक है। क्या होता है, बच्चा जो है वो माँ के पेट में गर्भ में खत्म हो जाता है जी। तो एबॉर्शन की वह टाइप जिसमें एम्ब्रॉय या फीटस की मौत, डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी कि अंदर ही बच्चा जो खत्म हो जाता है, फीटस की मौत हो जाती है लेकिन वह यूट्रस में ही रहता है, बाहर नहीं आता, इसे साइलेंट मिसकैरेज भी कहते हैं। एग्जाम में सवाल ये भी पूछ लेते हैं साइलेंट मिसकैरेज किसको कहते हैं? मिस्ड एबॉर्शन को बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये खामोशी से यूट्रस में ही हो जाता है, ज्यादा दर्द वर्द नहीं होता, कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होती, बस बच्चा जो है वो अंदर ही खत्म हो जाता है जी। शुरू में हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन बाद में जो है, मतलब जैसे कि थ्रेटन्ड एबॉर्शन में होती है, शुरू में हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होती है लेकिन बाद में वो बिल्कुल ब्लीडिंग खत्म हो जाती है और बच्चा अंदर ही खत्म हो जाता है, इसे मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं, इसे साइलेंट मिसकैरेज भी कहते हैं जी। बरोनिश डिस्चार्ज, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज, यानी कि वेजाइना से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज जो है वो दिख सकता है, यानी कि ब्राउन कलर का पानी पानी सा वेजाइना से आता हुआ दिख सकता है, इसमें दर्द नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। बच्चा चूंकि अंदर ही खत्म हो जाता है, तो बच्चे चूंकि अंदर ही खत्म हो जाता है तो यूट्रस का जो साइज है वो बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब खत्म हो गया, मान लीजिए माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो बढ़ना बंद हो गया, ठीक है, एक्चुअली वो डेथ हो गई, वो खत्म हो गया बच्चा जो भी माँ के गर्भ में था, तो जब वो खत्म हो गया तो वो बढ़ेगा थोड़ा ही अब, ठीक है। तो जब वो नहीं बढ़ेगा तो यूट्रस का साइज भी, ग्रेविड यूट्रस का साइज भी जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा जी। और जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में बच्चे के दिल दिल की जो धड़कन होती है, जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो जीरो आएगी, खत्म आएगी, यानी कि धड़कन नहीं आएगी। ब्रेस्ट का साइज चूंकि होता क्या है, दौराने दौराने गर्भ, दौराने गर्भावस्था जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट भी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि कुदरत जब बच्चा पेट में रखती है, कुदरत जब बच्चा पेट में रखती है तो छातियों में दूध पैदा करती है, तो जो ब्रेस्ट होती है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उस कंडीशन में जबकि मिस्ड एबॉर्शन हो गया हो, यानी कि बच्चा खत्म हो गया हो, तो जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होनी बंद हो जाती है, ठीक है जी। यूट्रस जो है वो सॉफ्ट नहीं रहता बल्कि सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है जी। बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, साथ साथ प्रेगनेंसी, देखिए बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, साथ साथ एक्चुअली होता क्या है, गर्भावस्था में माँ का भी वजन बढ़ता है और एक माँ का वजन जो है वो 11 किलो तक बढ़ जाता है।
ठीक है, 9 किलो से लेकर के 11 किलो तक वजन बढ़ जाता है एक माँ का गर्भावस्था के दौरान। माँ का वजन की बात की जा रही है, बच्चे के वजन की नहीं। माँ का खुद का वजन जो है वो 11 किलो तक, 9 से 11 किलो तक बढ़ जाता है। तो जब मिस्ड एबॉर्शन होता है, यानी कि बच्चा जब खत्म हो जाता है माँ के गर्भ में, फिर माँ का वजन भी बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो खत्म हो चुकी होती है। ठीक है जी। फंडल मूवमेंट खत्म हो जाती है। अल्ट्रासाउंड में फीटल मूवमेंट जो है वो नहीं आती, यानी कि बच्चे की जो धड़कन होती है ना, बच्चा जो हाथ पैर चलाता है, वो मूवमेंट भी जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे नहीं आएगी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? नंबर एक, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा बच्चा अंदर पड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उसके अंदर सड़ांध पैदा होगी, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। प्लासेंटा का कोई हिस्सा, रिटेंड प्लासेंटा, अंदर रह सकता है। जबकि इस तरह के बच्चे को अगर डिलीवर्ड करा दिया जाए, पैदा करा दिया जाए, उसके बावजूद भी इस तरह के बच्चे में ज्यादा चांस बनते हैं कि प्लासेंटा का कोई हिस्सा अंदर रह जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर मान लीजिए अंदर मरा पड़ा हुआ है, खराब है अंदर, तो उसकी जो प्लासेंटा या उसका उसके जो दूसरी चीजें मेम्ब्रेन्स वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, वो यूट्रस से चिपकनी शुरू हो जाती हैं, फ्यूज शुरू हो जाती है यूट्रस से। तो इस कंडीशन में अगर नॉर्मल बच्चे को पैदा करा भी दिया जाए, तो बाद में ब्लीडिंग होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है। और अंदर जो है कुछ ना कुछ छूटने का भी खतरा बना रहता है। बच्चे के पैदा होने के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी कि बाद में जो खून बहता है, जो नॉर्मल खून आता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, जिसे यूनानी में निफास कहा गया है। 40 दिन तक जो खून आता है एक ऐसी माँ को जिसने बच्चा पैदा किया है, उसको निफास कहते हैं। ठीक है। तो पोस्टमार्टम हेमरेज जो है ये उससे ज्यादा आता है, यानी कि जो नॉर्मली खून एक गर्भवती महिला को आता है, उससे कहीं ज्यादा ब्लड जो है वो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। जबकि अगर मिस्ड एबॉर्शन में हो, माँ का जो बच्चा है वो मर चुका था पहले ही, माँ जो है वो मिस्ड एबॉर्शन से गुजर रही थी, यानी कि मिस्ड एबॉर्शन अगर हुआ था। जी, अब ये इस तरीके से मिस्ड एबॉर्शन कंप्लीट हुआ। अब आप आ जाइए सेप्टिक एबॉर्शन पर। सेप्टिक देखिए, सेप्टिक एबॉर्शन शुरू कर रहे हैं। सेप्टिक के में तो नाम में ही सेप्टिक है। ठीक है। सेप्टिक आपने सुना होगा। सेप्टिक के मतलब क्या माना जाता है कि जिस्म के अंदर जहर फैल जाए, नॉर्मल जबान में, जिस्म के अंदर जहर फैल जाए, जिस्म के अंदर जो है पूरा इन्फेक्शन हो जाए। एक्चुअली सेप्टिसीमिया जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। होता क्या है, यूट्रस में मौजूद एम्ब्रॉय यानी कि फीटस जो है, यूट्रस में मौजूद एम्ब्रॉय या फीटस यानी कि बच्चा, और साथ साथ क्या होता है, प्लासेंटा का कोई हिस्सा या कोई मेम्ब्रेन अंदर रह जाती है, और उसमें सड़ांध पैदा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको सेप्टिक एबॉर्शन कह देते हैं। और इसमें जो भी अंदर होता है ना, ज्यादातर उसकी मवाद बन चुकी होती है, पस बन चुकी होती है। ठीक है जी। यानी कि जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है, एक तरीके से कुछ बच्चा बाहर निकल गया, कुछ अंदर रह गया। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने के बाद सेप्टिक एबॉर्शन में बदलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं सेप्टिक एबॉर्शन में। यानी कि ऐसा एबॉर्शन जिसमें सेप्टिसीमिया हो जाए, कौन कौन से बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने के खतरा बना रहता है? वो है स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई, क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई, सुडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, जिसे टिटनस, जिसकी वजह से टिटनस हो जाता है, और कलेब्सियला। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो कि पैदा हो सकते हैं सेप्टिसीमिया में। ठीक है जी। साइन एंड सिम्टम क्या क्या है? देखिए, यूट्रस के अलावा दूसरे ऑर्गन में भी फैलने का खतरा रहता है। जो सेप्टिसीमिया है, एक्चुअली शुरू तो जो है, जो सेप्टिक एबॉर्शन है, वो शुरू में कहाँ होगा? यूट्रस से होगा, क्योंकि यूट्रस में जो बच्चा सड़ रहा है, आधा अधूरा हिस्सा, उसी से तो होगा। लेकिन फिर ये यूट्रस के अलावा जो है दूसरे ऑर्गन, दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचने लग जाता है। जी। साइन एंड सिम्टम क्या क्या है इसके? हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर यानी कि 101 फॉरेनहाइट से ऊपर का बुखार आता है। ठीक है। वेजाइना से बदबूदार यानी कि फाउल स्मेल आती है। ठीक है। और कमर दर्द होता है। बीपी जो है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और सांस लेने में परेशानी होती है, यानी कि डिस्निया हो जाता है। जी ठीक है। इलाज क्या क्या है इसका? इलाज में सबसे पहले सीबीसी कराते हैं, जिसके अंदर से हीमोग्लोबिन का पता लग जाए कितना है, क्योंकि सेप्टिसीमिया हुआ है तो जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से फॉल होगा। ठीक है। उसके बाद टीएलसी, डीएलसी में क्या टीएलसी और डीएलसी में क्या क्या मामले बन रहे हैं, तो उसको उसको देखेंगे। और प्लेटलेट्स की क्या सिचुएशन है उसको देखेंगे। ब्लड ग्रुप इसमें हाथों हाथ करा लेते हैं, ताकि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए तो वो चढ़ जाए। सीआरपी, सीआरपी भी एक तरीके से इन्फेक्शन देखने के लिए जांच होती है, उसको करा लेते हैं।
यूरिन रूटीन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, यानी कि पेशाब की क्या सिचुएशन है, यानी कि ब्लड तक कितना इन्फेक्शन पहुंचा है, ब्लड तक कितना, क्योंकि बच्चेदानी और जो यूरिनरी ब्लडर है वो आगे पीछे होते हैं। तो जो यूट्रस में इन्फेक्शन चालू हुआ है, शुरू हुआ है, वो ब्लड तक कितना पहुंचा है, पेशाब तक कितना पहुंचा है, उससे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप करा लेते हैं। ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि वेजाइना से जो भी सड़ा हुआ जो खून वगैरह आ रहा है, उसको जो है जांच के लिए भेजते हैं। वेजाइना का जो डिस्चार्ज होता है, इसको स्वाब कल्चर रुई पे लगा करके भेजा जाता है, इसको स्वाब रुई के पोए पर, रुई के फाहे पर लगा करके भेजा जाता है जांच के लिए। ठीक है। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी कि कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं वो करा लेते हैं, ब्लड कल्चर करा लेते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड तो सबसे पहले कराते हैं। जी, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट घर रख करके तो करना, या मतलब इलाज करा के घर आ गए, वो तो संभव नहीं है। इसमें जाहिर सी बात है, पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। ठीक है, भर्ती होगा। उसके बाद एंटीबायोटिक्स चलेंगे। एंटीबायोटिक जो चलेंगे दोनों तरह के तरफ चलेंगे, ग्राम पॉजिटिव भी चलेंगे, ग्राम निगेटिव भी चलेंगे। और जो अंदर मवाद बन रही है उसको यूट्रस में, उसको रिमूव करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, यानी कि कोलोप्टोमी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और दर्द रोकने के लिए दर्द के इंजेक्शन चलाएंगे। ऑक्सीजन की अगर कमी आ रही है तो फिर ऑक्सीजन भी लगाना पड़ेगा। जी, यानी कि पूरा इमरजेंसी ट्रीटमेंट इस कंडीशन में देना होगा। जी। अब आ जाइए पेज नंबर 805 पे। इसकाते आदती। इसकाते आदती एक्चुअली ये किस तरह का इसकात है, इसको समझ लीजिए। रिकरेंट एबॉर्शन, कई बार क्या होता है, एक महिला बार बार गर्भवती होती है, बार बार प्रेग्नेंट होती है, बार बार उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, बार बार एबॉर्शन हो जाता है। तो अगर 5 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी 3 बार अगर खराब हो जाए लगातार, ठीक है, तो इसको रिकरेंट एबॉर्शन बोल देते हैं। रिकरेंट का मतलब क्या होता है? बारंबार। रिकरेंट का मतलब क्या होता है? बारंबार। ठीक है। तो इसको हैबिचुअल एबॉर्शन भी बोलते हैं। इसकाते आदती, यानी कि ऐसा इसकात, ऐसा गर्भपात जिसकी आदत पड़ गई हो बच्चेदानी को, यानी कि जो बारंबार हो रहा हो। ठीक है। तो ये इसकी क्या है कि 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी खराब हो जाए, ठीक है, लगातार 3 बार, तो इसको रिकरेंट एबॉर्शन में रख देते हैं। ठीक है। इसकी वजह क्या होती है? एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी, यानी कि माँ का जो सर्विक्स है, यूट्रस का जो सर्विक्स है, वो जो है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी यानी कि कमजोरी हो। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि अगर जो सर्विक्स कमजोर है तो उसके बारे में जो है एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, सर्विक्स को जो है सिल देते हैं, और ये एनेस्थेटिक एनेस्थेसिया में होता है। और ये वही वरिष्ठ महिला चिकित्सक, यानी कि जो गायनी एंड ऑब स्पेशलिस्ट महिला चिकित्सक होती हैं, उनके जरिए से ही ये किया जाता है। उसके अलावा क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि क्रोमोसोम्स में अगर परेशानी हो, क्रोमोसोम्स के अंदर अगर दिक्कत हो, क्रोमोसोम्स जो है कम ज्यादा हो, ट्राइसोमो हो, मोनोसोमी हो, तो अगर इनके अंदर कोई परेशानी है तो फिर जो है, क्योंकि 50% जो एबॉर्शन होते हैं वो ट्राइसोमी की वजह से होते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से भी बार बार एबॉर्शन हो सकता है। हार्मोनल डिस्टरबेंस, यानी कि हार्मोन ही डिस्टर्ब अगर गर्भवती के हो रहे हो, या कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से, जैसे टॉर्च कॉम्प्लेक्स वगैरह, ठीक है, जिसके अंदर साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स, रुबेला वगैरह, अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से बार बार एबॉर्शन हो सकते हैं, यानी कि रिकरेंट एबॉर्शन हो सकता है। अब आप आ जाइए इंड्यूस्ड एबॉर्शन, यानी कि ऐसा एबॉर्शन जिसको जानबूझकर करवाया जाता है, चाह करके करवाया जाता है, इरादे से कराया जाता है। इरादती, इसकाते आदती नहीं, इसकाते इरादी, इसकाते इसकाते इरादी, इसकाते मर्जी, यानी कि जो इरादे से हो और जो मर्जी से हो, इसके बारे में क्या है? ठीक है जी। 20 हफ्ते तक की ऐसी प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसा गर्भ जिसके अंदर कोई खराबी हो, मान लीजिए एनएनसीफेली, बच्चे का दिमागी डेवलप नहीं हुआ, बच्चे के जो है गुर्दे डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी ऐसा गर्भ, ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बच्चे में जो है कोई खराबी हो, कोई कमी हो, तो ऐसे 20 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी होती है, ऐसी प्रेगनेंसी को डॉक्टर का पैनल बैठता है बाकायदा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उनके पैनल बैठता है। ठीक है। उसमें डॉक्टर होते हैं और वो डॉक्टर जो है आपस में मशवरा करते हैं। तो या तो ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बच्चे के अंदर जो है कोई ऑर्गन जो है डेवलप नहीं हो रहा हो, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ी खराबी हो, या ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें माँ की जान जाने का खतरा बनता हो। ठीक है। ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें माँ की जान जाने का खतरा बनता हो,
तो इन दोनों कंडीशन में या तो बच्चे के अंदर ही कोई बड़ी खराबी हो या माँ की जान जाने का खतरा हो, अगर उस प्रेगनेंसी को आगे बचाया जाए तो ऐसी प्रेगनेंसी को, 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को, डॉक्टर का एक पैनल बैठता है। ठीक है, डॉक्टर का पैनल बैठता है और वो डॉक्टर का पैनल फैसला लेता है कि हाँ भाई इसको जो है टर्मिनेट कर देनी चाहिए, यानी कि इस प्रेगनेंसी को खत्म कर देनी चाहिए, फैसला लेता है। ठीक है, तो इस तरह का जो एबॉर्शन होता है इसको लीगल एबॉर्शन बोलते हैं, यानी कि कानूनन वैध गर्भपात, यानी कि ऐसा गर्भपात जिसकी कानून इजाजत देता है। ठीक है, इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं जी। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन में इरादा करके प्रेगनेंसी को खत्म किया जाता है। अब भारतवर्ष की क्या सिचुएशन है उसको समझ लीजिए। इंडिया में इसके लिए कानून बनाया गया है, जो एक तरीके से जो लीगल एबॉर्शन है, जो कानूनन वैध गर्भपात है, उसके लिए कानून बनाया गया है इंडिया में इसके लिए, जिसको एमटीपी एक्ट कहते हैं। उस कानून को क्या कहते हैं? एमटीपी एक्ट कहते हैं। इंडिया में 20 हफ्ते के तक की प्रेगनेंसी को कानूनन डॉक्टरों की पैनल बैठने के बाद खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर का एक पैनल बैठेगा, वो डिसीजन लेगा और वो लिखित रूप में डिसीजन लेगा कि भाई इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब इसके अंदर पीछे अभी 1-2 साल पहले जो सुधार हुआ है, पहले 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी के बारे में जो है वो लीगल एक तरीके से गर्भपात करा दिया जाता था। अब जो है 20 हफ्ते से बढ़ा करके इसकी जो इसकी जो टाइम है वो 24 हफ्ते, यानी कि 6 महीने तक की, 6 महीने तक के गर्भ को डॉक्टर का पैनल के बाद, डॉक्टर के पैनल की इजाजत के बाद लीगली अबॉर्ट कराया जा सकता है। पहले कितने हफ्ते तक एमटीपी एक्ट कितने हफ्ते हफ्ते तक के लिए था? 20 हफ्ते तक के। अब कितने के लिए हो गए? 24 हफ्ते तक के। पहले कितने? 5 महीने तक के लिए था, अब कितने हो गए? 6 महीने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि अभी अभी करेक्शन हुआ है एमटीपी एक्ट में। तो आप लोग जो है इस 24 हफ्ते को ध्यान रखें कि अगर एग्जाम में आ जाए कि लीगल एबॉर्शन जो है, लीगल एबॉर्ट जो है उसकी उसकी जो टाइम पीरियड है कितना होता है, तो 6 हफ्ते यानी कि 24 हफ्ते। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये डॉक्टर के पैनल के बाद ली जाती है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल।